नमस्कार दोस्तों, बुनियाद एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, कोशिका वाला चैप्टर चल रहा था और कोशिका में लगभग आपको पार्ट्स वगैरह कोशिका की कंप्लीट करवा दिए। अब कोशिका के अंतर्गत दोस्तों आज जो आगे वाला चैप्टर है वो है जो डीएनए और आरएनए के बारे में है। और डीएनए और आरएनए की से पहले दोस्तों, चैप्टर से पहले मैं एक आपको बात बताना चाहता हूं कि दोस्तों एक तो जो आप वीडियो है वो पूरा देखा करो, क्योंकि पूरा वीडियो देखने के बाद में ही दोस्तों आपको जो चैप्टर है और चैप्टर के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। चैप्टर में आपको इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, और आपकी मैटर की क्वालिटी के बारे में आपको पता चलेगा। दोस्तों हजारों चैनल मिल जाएंगे दोस्तों यूट्यूब चैनल में, लेकिन आपको मेरे वाला चैनल देखना, फिर अन्य कोचिंग या बड़ी बड़ी कोचिंग को चैनल देखना, तो आपको दोस्तों बहुत कुछ आपको फर्क देखने का मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि दोस्तों तक पहुंचे। अपने जो फ्रेंड जो सर्किल है इसमें दोस्तों को आप बताइए कि अपना जो चैनल के नाम से बताइए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपको मैं जो डीएनए और आरएनए के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी बता रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों अपन बात करते हैं न्यूक्लिक अम्ल। कौन सा अम्ल हो जाएगा? न्यूक्लिक अम्ल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अपन न्यूक्लिक अम्ल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो न्यूक्लिक अम्ल है ना, इस न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी फ्रेडरिक मिशर ने। फ्रेडरिक मिशर ने क्या किया था दोस्तों? मवाद कोशिकाओं से, जैसे अपन पस सेल्स के नाम से जानते हैं, और इसने क्या किया था? इन न्यूक्लिक अम्ल की क्या की थी? खोज की थी। तो आपको याद रखना फ्रेडरिक मिशर किसने किया था? फ्रेडरिक मिशर ने आपको याद रखना दोस्तों, और इस न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी। कहां से की थी? तो आपको याद रखना दोस्तों मवाद कोशिकाओं से। किसने की थी? मवाद कोशिकाओं से। तो फ्रेड कोशिका ने और मवाद कोशिकाओं से न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी। दोस्तों मवाद कोशिकाएं क्या होती है? जो फोड़े फुंसी होती है, और फोड़े फुंसी ने जैसे अपन बोलते हैं कि रस्सी निकलती है, इनको अपन मवाद बोलते हैं, पस बोल से, उनकी सेल से। और सबसे पहले फ्रेडरिक और मिशर ने और इसकी क्या की थी? न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये जो न्यूक्लिक अम्ल होता कहाँ है? ये होता है दोस्तों केंद्रक में। कहाँ होता है? केंद्रक में। और डीएनए आरएनए भी कहाँ होता है? केंद्रक में होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो न्यूक्लिक अम्ल है, ये न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? ये दो प्रकार का होता है दोस्तों। एक होता है आरएनए और दूसरा दोस्तों की क्या होता है? डीएनए होता है। मतलब अपन ये कहें कि जो न्यूक्लिक अम्ल है वो दो प्रकार का होता है, डीएनए एवं आरएनए, ठीक है। अब दोस्तों इस आरएनए और डीएनए में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो डीएनए का है। किसका है? डीएनए का, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, डीएनए के बारे में अपन बात करते हैं कि डीएनए क्या चीज है। तो सबसे पहले दोस्तों डीएनए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो डीएनए का पूरा नाम है दोस्तों डीऑक्सी। क्या हो जाएगा? डीऑक्सी। इसका पूरा नाम हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्या हो जाएगा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और ये इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? पूरा नाम हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्या है? डीएनए का पूरा नाम है, हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जो इस न्यूक्लिक अम्ल, इसे डीएनए का निर्माण किससे होता है? तो इस निर्माण के बारे में बात करते हैं कि डीएनए के दोस्तों अपन निर्माण के बारे में बात करते हैं। और निर्माण के बारे में बात करें तो दोस्तों एक तो होता है फास्फेट, एक तो किस होता है? फास्फेट। और दूसरी होता है दोस्तों शर्करा, ठीक है। और शर्करा कौन सी दोस्तों? डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है, और इसी शर्करा से क्या होता है? डीएनए का निर्माण होता है। और इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना नाइट्रोजनिक क्षार, ठीक है ना। और नाइट्रोजनिक क्षार है। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना जो नाइट्रोजनिक क्षार है, और नाइट्रोजनिक क्षार आदि से मिलकर क्या होता है दोस्तों? डीएनए का क्या होता है? निर्माण होता है। डीएनए के निर्माण में एक तो फास्फेट होता है, दूसरा क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है, और तीसरा क्या होता है? इसमें नाइट्रोजनी क्षार होता है, और इनसे मिलकर क्या होता है? डीएनए का निर्माण होता है। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना डीएनए में एक प्रोटीन पाई जाती है, और उस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन भी पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? हिस्टोन प्रोटीन भी पाई जाती है। अब डीएनए है क्या? तो डीएनए है क्या दोस्तों? आपको याद रखना कि डीएनए क्या है, कि डीएनए आपको याद रखना डीएनए
पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये एक श्रृंखला है। डीएनए क्या दोस्तों? पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक श्रृंखला है, ठीक है। और ये श्रृंखला किस बंध से बंधी हुई है? ये श्रृंखला हाइड्रोजन बंध से बंधी हुई है। आपसे पूछ रहे कि डीएनए है क्या? डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है या एक न्यूक्लिक अम्ल है। इसके अलावा दोस्तों डीएनए क्या है? एक आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए किस प्रकार का पदार्थ है? डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। किस प्रकार पदार्थ है? डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। और दोस्तों जो जीन होता है ना, ये जीन क्या होता है? डीएनए का टुकड़ा होता है। ये जीन क्या होता है? जीन क्या होती है? छोटी संरचना होती है। ये डीएनए का टुकड़ा होता है, डीएनए का खंड होता है। और डीएनए क्या होता है दोस्तों? डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है, ठीक। अब देखिए दोस्तों, जो डीएनए होता है इसकी संरचना किस प्रकार से होती है? तो संरचना के बारे में आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, 9वीं 10वीं क्लास में आप पढ़ते देख रहे हो, ठीक है। और इसकी जो संरचना होती है दोस्तों, वो होती है, इसकी संरचना जो द्विकुंडलित होती है। कैसी होती है? द्विकुंडलित। और इसकी जो संरचना होती है दोस्तों, वो किस प्रकार से होती है? तो आपको याद रखना, इसकी संरचना द्विकुंडलित होती है। और द्विकुंडलित के बारे में जैसे आपको मैं समझा रहा हूं कि इस प्रकार से इसकी क्या होती है? संरचना होती है। इस प्रकार से इसकी क्या होती है? संरचना होती है। ये द्विकुंडलित संरचना क्या होती है? डीएनए की संरचना होती है। दोस्तों ये संरचना या मॉडल सबसे पहले दिया किसने दिया था? ठीक है, तो ये सबसे पहले डीएनए का जो द्विकुंडलित मॉडल है ये किसने बताया था? तो दोस्तों आपको याद रखना, ये बताया था वाटसन। एक तो था वाटसन और दूसरा था क्रिक। वाटसन और क्रिक नामक दो वैज्ञानिक थे और इन लोगों ने क्या किया था? सबसे पहले डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल दिया था या इसका मॉडल बताया था, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, डीएनए क्या होता है? लगभग क्या होता है कि डीएनए पूरी तरह से क्या होता है? द्विकुंडलित है। लेकिन अपवाद भी होता है, कई वायरस होते हैं और कई वायरस क्या होते हैं? वो एक कुंडलित होते हैं। और उस वायरस का क्या नाम है दोस्तों? उस वायरस का नाम है पोलियोमा वायरस। कौन है? पोलियोमा वायरस। देखो दोस्तों, ये जो पोलियोमा वायरस है, ये पोलियोमा वायरस दोस्तों एक कुंडलित है। इसके अलावा दोस्तों जो ये डीएनए होता है, संपूर्ण संसार में, संपूर्ण जीव में क्या होता है? द्विकुंडलित होता है। इसके अलावा दोस्तों जो मनुष्य में जो रोग होता है वो डीएनए वायरस से होता है। मनुष्य में जितने भी रोग होते हैं दोस्तों, वो किस प्रकार के वायरस से होते हैं? वो किस प्रकार का वायरस होता है? तो डीएनए वायरस होता है। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना, ये तो जो फिलहाल चल रहा है ये कोविड-19 वाली महामारी, और ये जो होती है कोरोना वायरस होती है। और कोरोना वायरस, इसके अलावा HIV वायरस, ये दोनों वायरस दोस्तों आरएनए वायरस है। किस प्रकार के वायरस है? तो आपको याद रखना दोस्तों, एक होता है कोरोना वायरस। कौन हो जाएगा? कोरोना वायरस, ठीक है। और दूसरा कौन सा है दोस्तों? HIV वायरस। ये दोनों वायरस दोस्तों आपको याद रखना, ये RNA वायरस है। आपसे पूछ लिया जाए कि HIV किस प्रकार का वायरस है? तो RNA वायरस है। कोरोना वायरस किस प्रकार का वायरस है? तो एक RNA वायरस है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों डीएनए के बारे में सर्वप्रथम विस्तृत जानकारी किसने बताई थी? ठीक है, तो डीएनए के बारे में दोस्तों आपको याद रखना विस्तृत जानकारी, ठीक है। और इसके अपने विस्तृत जानकारी के बारे में बात करते हैं। विस्तृत जानकारी के बारे में बात करते हैं। और इसकी जो विस्तृत जो जानकारी बताई थी, जो किसने बताई थी, तो आपको याद रखना दोस्तों, एक तो होता है विल्किंस। एक तो क्या हो जाएगा? विल्किंस। और दूसरा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा दोस्तों? एक हो जाएगा विल्किंस और दूसरा हो जाएगा फ्रैंकलिन। कौन सा हो जाएगा? फ्रैंकलिन। ये दो वैज्ञानिक थे और इन दोनों वैज्ञानिकों ने दोस्तों क्या किया था? अक्षय विवर्तन विधि के द्वारा इन लोगों ने सबसे पहले और क्या किया था? डीएनए का विस्तृत अध्ययन किया था। क्या किया था? डीएनए का विस्तृत अध्ययन किया था। लेकिन दोस्तों डीएनए को सबसे पहले परख में किसने बनाया था? मतलब परख नली में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? ठीक है, तो परख नली के बारे में आप याद रखना कि दोस्तों सबसे पहले और डीएनए का जो परख नली में संश्लेषण किसने किया था? ठीक है, तो वो आप याद रखना, उसका नाम है दोस्तों ऑर्थर। क्या नाम है?
ऑर्थरकॉर्न, क्या नाम है, ऑर्थरकॉर्नबर्ग, ये जो वैज्ञानिक है, और इस वैज्ञानिक ने सबसे पहले क्या किया था, डीएनए को परखनी में संश्लेषित किया था या परखनी में बनाया था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अब जो डीएनए होता है, इस जो डीएनए का जो व्यास है, वो व्यास किस में मापते हैं दोस्तों? जो डीएनए का जो व्यास है, वो व्यास किस में मापते हैं? तो व्यास के बारे में अगर बात करें दोस्तों, जो डीएनए का व्यास, देखते हैं अपन डीएनए का व्यास कितना है दोस्तों। डीएनए का व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? डीएनए का जो व्यास होता है दोस्तों, वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। अब आपके दिमाग में आती है कि एंगस्ट्रॉम क्या है दोस्तों? एंगस्ट्रॉम एक लंबाई का मात्रक है। किसका मात्रक है? एक लंबाई का मात्रक है। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है दोस्तों? 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर क्या होता है? एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है। और एंगस्ट्रॉम लंबाई का एक मात्रक है। ठीक है, और जो डीएनए का जो व्यास होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो डीएनए का जो द्रव्यमान है, क्या है? डीएनए का जो द्रव्यमान है वो किस में मापा जाता है? डीएनए का जो द्रव्यमान है दोस्तों, वो पिकोग्राम में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? डीएनए का जो द्रव्यमान है दोस्तों, वो पिकोग्राम में मापा जाता है। फिर आपकी दिमाग मारी दोस्तों कि दोस्तों पिकोग्राम सर क्या चीज होती है? ठीक है, तो पिकोग्राम के बारे में आप याद रखना, एक पिकोग्राम बराबर क्या होता है? 10⁻⁻12 ग्राम। ठीक है, एक पिकोग्राम बराबर कितना होता है दोस्तों? कि 10⁻⁻12 ग्राम, ये एक पिकोग्राम बराबर होता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना कि एक कोशिका के अंदर डीएनए की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? डीएनए की लंबाई होती है 2.2 मीटर। ठीक है, तो आपको याद रखना एक सेल के अंदर जो डीएनए की लंबाई होती है दोस्तों, वो होती है 2.2 मीटर होती है। एक कोशिका के अंदर जो डीएनए की लंबाई कितनी होती है? 2.2 मीटर होती है। अब देखिए दोस्तों, डीएनए को अपन क्या कहते हैं? डीएनए को अपने शरीर की आत्मा नहीं कहते हैं या कोशिका की आत्मा कहते हैं। अपने जो शरीर की आत्मा है, और अपने शरीर की आत्मा किसे कहते हैं दोस्तों? तो आपको याद रखना डीएनए कहते हैं। और अपने शरीर की कुंडली किसको कहते हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना डीएनए को कहते हैं। और अपनी जो कुंडली वैज्ञानिक तरीके से जो तैयार की जाती है तो दोस्तों वो डीएनए के आधार पर ही तैयार की जाती है। और इसीलिए डीएनए को अपने क्या कहते हैं? अपने शरीर की आत्मा भी कहते हैं और अपने शरीर की कुंडली के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो इतना भाग या इतना जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो है, इसके अलावा डीएनए के अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट और आता है और इसका नाम है दोस्तों डीएनए फिंगरप्रिंट। क्या नाम आता है? डीएनए फिंगरप्रिंट। आगे आता है डीएनए फिंगरप्रिंट्स। ठीक है ना? और डीएनए फिंगरप्रिंट्स क्या चीज है दोस्तों? ये अत्याधुनिक पहचान की तकनीकी है। अगर किसी अपराधी के बारे में पता लगाना हो, अगर माता पिता की पहचान करनी हो, तो जो सबसे जो सटीक जानकारी है दोस्तों, 100% एक्यूरेट जो हमें जानकारी मिलती है वो डीएनए फिंगरप्रिंट से मिलती है। ठीक है, अब दोस्तों जो डीएनए फिंगरप्रिंट है, इसमें क्या होता है? इसमें जांच किस प्रकार से की जाती है? डीएनए फिंगरप्रिंट में क्या होता है दोस्तों? मैंने बताया कि डीएनए में क्या होता है? नाइट्रोजनी क्षार होता है। और नाइट्रोजनी क्षार का अध्ययन कर और डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में क्या लगाया जाता है दोस्तों? पता लगाया जाता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, डीएनए फिंगरप्रिंट की खोज किसने की थी? तो डीएनए फिंगरप्रिंट की खोज की थी दोस्तों प्रोफेसर आलेख। ठीक है, प्रोफेसर आलेख। ठीक है, डीएनए प्रोफेसर आलेख जेफरे, क्या नाम हो जाएगा? प्रोफेसर आलेख और जेफरे ने क्या किया था सबसे पहले? और 1983 में दोस्तों डीएनए फिंगरप्रिंट की क्या की थी? खोज की थी। अब दोस्तों इसे कानूनी मान्यता कब मिली थी? तो कानूनी मान्यता मिली थी दोस्तों 1989 में। 1989 में डीएनए फिंगरप्रिंट को क्या मिली थी? कानूनी मान्यता मिली थी। और डीएनए फिंगरप्रिंट की जो खोज हुई थी दोस्तों 1983 में हुई थी। और दोस्तों किसने की थी? तो आपको याद रखना एलेक जेफरे ने की थी। ठीक है, अब देखो दोस्तों, डीएनए फिंगरप्रिंट की उपयोगिता क्या है? इसकी उपयोगिता क्या है?
और उपयोगिता के बारे में अगर बात करें तो एक नंबर हो जाएगा माता पिता की पहचान। तो माता पिता की जो पहचान होती है दोस्तों वो किसके द्वारा होती है, तो वो डीएनए फिंगरप्रिंट के द्वारा होती है। कई बार आपको दोस्तों केस देखने को मिलते हैं कि न्यूज़पेपर अपन देखते हैं कि जो हॉस्पिटल होते हैं, हॉस्पिटल के अंदर क्या होते हैं, जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, अदला बदली हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इस अदला बदली से बच्चों के बारे में पता नहीं चलता है कि ये बच्चा किसका है। तो इसके बारे में जो जानकारी जुटाने के लिए, ऐसा केस भी बहुत मिले दोस्तों, तो इसकी जानकारी जुटाने के लिए सबसे जो सटीक जानकारी हमें मिलती है वो डीएनए फिंगरप्रिंट से मिलती है। क्योंकि दोस्तों डीएनए संसार में जितने भी जीव है उनका क्या होता है, डीएनए अलग अलग प्रकार का होता है, ठीक है। और डीएनए फिंगरप्रिंट के द्वारा ही अपने माता पिता की पहचान करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों 2 नंबर है अपराधियों की पहचान। किसकी हो जाएगा, अपराधियों की पहचान। और दोस्तों जो अपराधियों की जो पहचान की जाती है, अपराधियों की जो पहचान की जाती है दोस्तों वो भी किससे की जाती है दोस्तों, वो भी डीएनए फिंगरप्रिंट से की जाती है। अपराधियों की जो पहचान है और वो भी दोस्तों किससे की जाती है, डीएनए फिंगरप्रिंट से भी की जाती है। दोस्तों जो अंगुलियों के निशान बनते हैं, जैसे ये पेन है, इस पर मेरे अंगुलियों के निशान बने हुए, इसी के आधार पर दोस्तों क्या होते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट होती है, ठीक है। और अंगुलियों के निशान को क्या कहते हैं दोस्तों, विज्ञान की भाषा में अंगुलियों के निशान को क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना, इसे अपन कहते हैं डिक्टिलोग्राफी। क्या कहते हैं, इसे अपन डिक्टिलोग्राफी के नाम से जानते हैं। और जिसके अंतर्गत दोस्तों अंगुलियों के निशान का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा है कि सर एशिया का पहला डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया था। दोस्तों एशिया का जो पहला डीएनए बैंक है, एशिया का जो पहला डीएनए बैंक है, एशिया का पहला डीएनए बैंक दोस्तों लखनऊ में स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था, लखनऊ। और लखनऊ आपको पता है उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। और दोस्तों भारत की एकमात्र डीएनए लैब कहाँ है, तो भारत की दोस्तों एकमात्र जो डीएनए लैब है, भारत की जो एकमात्र जो डीएनए लैब है दोस्तों वो है हैदराबाद में। कहाँ है, हैदराबाद में। और भारत की एकमात्र डीएनए लैब है। इसके अलावा दोस्तों एक अत्याधुनिक एक पहचान की तकनीकी और है, उसे अपन कहते हैं बायोमेट्रिक। क्या कहते हैं, बायोमेट्रिक। और उसे दोस्तों अपन बायोमेट्रिक के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं, इसे अपन बायोमेट्रिक के नाम से जानते हैं। और ये बायोमेट्रिक क्या होती है दोस्तों, ये बायोमेट्रिक क्या है, ये दोस्तों अत्याधुनिक एक पहचान की एक तकनीकी है, ठीक है। इससे क्या होता है दोस्तों, जो आंख की पुतली है वो स्कैन करता है, और इसके अलावा जो अंगुली की जो फिंगरप्रिंट है इसे स्कैन किया जाता है, उसकी पहचान की जाती है। और ये भी दोस्तों एक पहचान की तकनीकी है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आरएनए, तो आरएनए के बारे में दोस्तों इतना ही याद रखना है कि आरएनए का जो पूरा नाम होता है वो राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। और आरएनए में जो कौन सी शर्करा होती है वो राइबोज शर्करा होती है। और राइबोज शर्करा किसमें होती है, आरएनए में होती है। और आरएनए का दोस्तों कार्य क्या है, आरएनए का कार्य है दोस्तों प्रोटीन का संश्लेषण करना। किसका निर्माण करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना। यह है दोस्तों डीएनए वाला चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर ठोको, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो दोस्तों। अपने जो जितने भी सर्किल में जो दोस्त है और जितने भी है आपके जो जानकार, उनको आप मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में दोस्तों आपको बताओ। आपको अच्छी से अच्छी मैटर की क्वालिटी मिलेगी, अच्छे से अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। यह इस प्रकार से दोस्तों पूरा चैप्टर है। अब दोस्तों एक बार मैं आपको रिपीट और करवा देता हूं, क्योंकि रिपीट करना भी जरूरी है। तो रिपीट के बारे में आपसे पूछ लिया जाए कि न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी, तो फ्रेडरिक मिश्र ने की थी। किससे की थी, तो मवाद कोशिका से की थी। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार का होता है दोस्तों, 2 प्रकार का होता है, डीएनए और आरएनए, ठीक है। और डीएनए वाला जो चैप्टर है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। और डीएनए के निर्माण में दोस्तों फास्फेट शर्करा, और शर्करा कौन सी, वो शर्करा है डीऑक्सी राइबोज शर्करा, नाइट्रोजन क्षार आदि से मिलकर क्या होता है दोस्तों डीएनए का निर्माण होता है। इसके अलावा दोस्तों डीएनए में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। इस प्रकार दोस्तों डीएनए की श्रृंखला किस प्रकार की होती है, तो वो श्रृंखला पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। ये श्रृंखला दोस्तों हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ी रहती है।
यह हाइड्रोजन बंध के द्वारा ये बंधी रहती है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो डीएनए है ये एक आनुवंशिक पदार्थ है, ये एक जीन का क्या है, एक टुकड़ा है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों डीएनए की संरचना किस प्रकार से, डीएनए का मॉडल किस प्रकार से है। तो डीएनए का जो मॉडल है दोस्तों वो द्विकुंडलित है, और ये द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया था, तो दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था वाटसन और दूसरा का नाम था क्रिक था, और इन लोगों ने सर्वप्रथम डीएनए का द्वि मॉडल ये दिया था। इसके अलावा दोस्तों कई वायरस होते हैं, वो भी क्या होती है, एक कुंडलित होते हैं या एक लड़ी से बने होते हैं, और वो वायरस का नाम क्या है, इस वायरस का नाम है पोलियोमा वायरस। क्या नाम है, पोलियोमा वायरस, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना कि अपने शरीर के अंदर या मानव शरीर में रोग पैदा करने वाले जो वायरस होते हैं वो डीएनए वायरस होते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो आज एक महामारी चल रही है कोरोना वाली, ये कोविड-19 वाली, जो कोरोना वायरस एक आयरन वायरस है, और एचआईवी वायरस भी वो किस प्रकार का होता है दोस्तों, वो भी एक आयरन वायरस से होता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों डीएनए का सबसे पहले विस्तृत अध्ययन किसने किया था, तो वो आप याद रखना विल्किंसन और फ्रैंकलिन ने। डीएनए को सबसे पहले फ्रैंकलिन ने किसने बनाया था दोस्तों, वो बनाया था आर्थर कॉर्नबर्ग ने बनाया था, ठीक है। और डीएनए का व्यास कितना होता है दोस्तों, डीएनए का व्यास कितना होता है, तो 20 एंगस्ट्रॉम होता है, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है दोस्तों, 10⁻⁻10 मीटर होता है। और जो डीएनए का द्रव्यमान किसमें मापा जाता है, तो वो पिकोग्राम में मापा जाता है, और 1 पिकोग्राम बराबर दोस्तों कितना होता है, 10⁻12 ग्राम में होता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कोशिका की मतलब कोशिका में, एक कोशिका में डीएनए की लंबाई कितनी होती है, तो एक कोशिका में जो डीएनए की जो लंबाई होती है दोस्तों वो होती है 2.2 मीटर होती है। डीएनए को दोस्तों शरीर की आत्मा भी कहते हैं, डीएनए को शरीर की कुंडली भी कहते हैं, और एशिया का पहला जो डीएनए बैंक है दोस्तों वो कहाँ है, वो लखनऊ में है, ठीक है। और भारत में एकमात्र जो डीएनए लैब है और वो कहाँ है दोस्तों, तो वो आपको याद रखना हैदराबाद में है। इसके अलावा दोस्तों अपन बात करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट्स, और डीएनए जो फिंगरप्रिंट्स की जो खोज की थी दोस्तों वो की थी एलेक जेफरे ने, प्रोफेसर एलेक जेफरे ने डीएनए फिंगरप्रिंट की क्या की थी, खोज की थी। और डीएनए फिंगरप्रिंट में दोस्तों क्या होता है, नाइट्रोजन क्षार का अध्ययन कर और डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में पता लगाया जाता है, और इसकी उपयोगिता, इस सबसे पहले इसकी खोज कब हुई थी, 1983 में हुई थी। इसे कानूनी मान्यता कब मिली थी दोस्तों, कानूनी मान्यता मिली थी 1989 में, और डीएनए फिंगरप्रिंट को क्या मिली थी, कानूनी मान्यता मिली थी। और इसकी उपयोगिता कहाँ है दोस्तों, अपराधियों की पहचान करने में, जो अपराधी होते हैं उनकी पहचान करने में जो सटीक जानकारी होती है वो फिंगरप्रिंट होती है। इसके अलावा दोस्तों अपन देखते हैं जो हॉस्पिटल होता है इसमें छोटे बच्चे होते हैं, उनका इस प्रकार केस मिलने का है कि जो अदला बदली हो जाते हैं, और इसकी जो पता लगाने की और डीएनए फिंगरप्रिंट का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना कि जो ये बायोमेट्रिक है ये भी क्या है, आधुनिक, ये भी एक आधुनिक एक पहचान की तकनीकी है। ये बायोमेट्रिक क्या करते हैं दोस्तों, आंख की जो पुतली है उसे स्कैन करती है, और अपन जो अंगुली की जो ये जो क्या है, जो अंगुली की जो निशान है जो उनको क्या करती है, स्कैन करती है। यह है दोस्तों डीएनए वाला पूरा चैप्टर कंप्लीट। और दोस्तों दावे के साथ कह रहा हूं कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। कितना बड़ा से बड़ा आप एग्जाम दे लेना, और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आप शेयर ठोको और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। अपने जितने भी दोस्त हैं उन सभी को दोस्तों आप अवगत कराओ, ठीक है, सभी को इस चैनल के बारे में बताओ।